हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित शर्मा है। केमिस्ट्री मेंटर हूँ आप सभी का। अपना चल रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 30 मैं लेकर आ चुका हूँ आज आप सभी के लिए। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लेक्चर निरंतर रूप से देख रहे होंगे। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। अपन अम्ल के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, आज के बेसिक लेक्चर का मेरा टॉपिक रहेगा एसिड अम्ल। ठीक है, अपन बात करें अम्ल के बारे में, थोड़ा सामान्य ज्ञान लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, फिर आगे अपन और बात करें तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति आपके एसिड्स शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, फिर आज के वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कि अनेक वैज्ञानिकों ने अम्ल के बारे में क्या क्या अवधारणाएं दी हैं, अम्ल और क्षारक के बारे में क्या क्या अवधारणाएं दी हैं, वो सभी अपन को पढ़ना है। तो चलिए फिर आज अपन टॉपिक 2 ले लेते हैं। एक तो लेते हैं अम्ल और एक ले लेते हैं अपन क्षारक। ठीक है, अम्ल और क्षारक। आज के वीडियो लेक्चर में अपन इन दोनों का एक सामान्य लेक्चर लेंगे, सामान्य परिचय लेंगे, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर नंबर 4 आएगा उसमें अपन इनके साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग इनके ऊपर क्या तर्क दिए हुए हैं, क्या थ्योरीज दी हुई है। तो अपन सबसे पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल के बारे में अपन लिखना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। चलो अम्ल को फिर लिखने के लिए एकदम थोड़ा सा आपका फ्लो बन जाए, चैप्टर का नोट्स लिख रहे हैं तो अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से लिखते हुए चलते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अम्ल को, अंग्रेजी भाषा में अम्ल को, अंग्रेजी भाषा में अम्ल को एसिड कहा जाता है। एसिड कहा जाता है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे एसिड लैटिन भाषा का शब्द है। एसिड, एसिड लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। एसिड लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द ऐसे लिखना, लैटिन भाषा के शब्द एसिड्यूस या एसिडस, एसिडस से बना हुआ है, एसिडस से बना हुआ है, बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा, मतलब श्योर। ठीक है, ये अपन ने एसिड का सामान्य परिचय अपन ने लिख लिया। क्या क्या लिखा कि एसिड अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, एसिड लैटिन भाषा के शब्द एसिडस या एसिड्यूस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब अपन अम्ल के गुणों के बारे में बात करें, अपन अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में बात करें। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ के रखे हैं। अगर आपने विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको बिल्कुल विजिट करें क्योंकि बहुत काम का है। देखो, अम्ल के गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण तो ये आएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। फिर आगे अपन 2 नंबर का पॉइंट लगाएं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। अपन ने जैसे अलग अलग चीजों को पहचानने के है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि अपन को सब्जी में टेस्ट बताना हो, अपन नमक को टेस्ट करते हैं ना, चखते हैं, पर यहाँ पर आप हर एसिड को थोड़ी चकचकती देखोगे। एसिड तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं,
कुछ वीक एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन कर लेंगे अपने शरीर के साथ। तो अपन क्या करते हैं, इनको चेक करने के लिए एक पेपर काम में लेते हैं, जो पेपर होता है लिटमस पेपर। ब्लू कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है, जैसे आप इनके सॉल्यूशन में मिलाते हैं वो कलर चेंज करता है। तो अपन कहेंगे अमल नीले लिटमस पत्थर को, अमल नीले लिटमस पत्थर को, अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, अमल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। अमल जल में विलीय होता है, अमल जल में घुल जाता है, अमल जल में विलीय होते हैं, अमल जल में विलीय होते हैं, आसानी से पानी में घुल जाते हैं। ये 3 गुण अपन ने अमल के लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे कि अमल का स्वाद खट्टा है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, जल में कैसा होता है, जल में विलीय होता है। ठीक है, अब आप इसे नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अमल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब अपन बात करते हैं कि अमल पाया कहां कहां जाता है। अपने दैनिक जीवन की बात करके मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अपने दैनिक जीवन में अमल कहां कहां पाया जाता है। तो सबसे पहले आपने सिरके का नाम सुना होगा, आचार में। तो सिरके में एसिटिक अमल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अमल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अमल पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें इमली में टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अमल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अमल पाया जाता है। फिर आगे अपन बात करें संतरे में एस्कॉर्बिक अमल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अमल पाया जाता है। आपकी जितनी भी विटामिन सी की चीजें हैं ना, उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आप एक चीज और लिख सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड सारे विटामिन सी वाली चीजों में होता है। ठीक है, जो चीज आपको खाने से विटामिन सी की प्राप्ति हो रही है, मतलब उन सब में एस्कॉर्बिक अमल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। लाल चींटी के डंग में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अमल होता है, जिसे आप फार्मिक भी कहते हैं, फार्मिक या फॉर्मिक अमल होता है। लाल चींटी के डंग में फॉर्मिक अमल पाया जाता है। ठीक है, बोले सही है एकदम बात। आगे अपन बात करें, हमारा जो आमाशय है, पेट है, आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, काम करें। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर अपन आगे बात करें तो आप सेव खाते होंगे, सेव में ऑक्सैलिक अम्ल हो, सॉरी ऑक्सैलिक नहीं होता सेव में मैलिक अम्ल होता है। ठीक है ना, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल तो टमाटर में होता है, ऑक्सैलिक अम्ल तो टमाटर में होता है, ऑक्जेलिक होता है, वो ऑक्सैलिक भी नहीं होता, ऑक्जेलिक होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक ना, ऑक्जेलिक, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आप बात करें कि आप दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उनमें लैक्टिक अम्ल होता है। दूध वह दही में लैक्टिक अम्ल होता है,
दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत है, मैंने वो मोस्ट ही उठाए हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिरके में एसिटिक है, इमली में टार्टरिक है, संतरे में एस्कॉर्बिक है, लाल चींटी के टैंक में फॉर्मिक है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर आपके सेव में मैलिक अम्ल है, और फिर आपका टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, दूध व दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये एक बार अपना सामान्य परिचय रहेगा एसिड का। अपन एसिड के बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे एक बार स्टार्टिंग में। तो ठीक है, ये एसिड क्या होता है, कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लें एक बार। देखिए, आपने अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और अब अपन बढ़ रहे हैं सारक की तरफ। सारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं, सारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं, सारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहली बात तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अपन अम्ल की बात कर रहे थे तो वो नीले को लाल कर रहा था, क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। तो इसके सीधे गुण पर आते हैं, क्योंकि इसके सामान्य परिचय में ही, मतलब इसके गुण में ही सामान्य परिचय छुपा हुआ है। ठीक है, तो अपन कहेंगे ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर आगे बात करें तो ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। यह लाल लिटमस पत्थर को, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, फिर आगे अपन बात करें, ये छूने पर है ना या स्पर्श करने पर साबुन जैसे व्यवहार करते हैं। अपन अम्ल को तो छू के नहीं देख सकते, पर सारक को अपन छू सकते हैं। सारक चीकने होते हैं, तो अपन कहेंगे ये स्पर्श करने पर, यह स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें कि ये अम्लों को उदासीन करने के सामर्थ्य में काम आते हैं। मतलब अम्ल क्या होता है, अम्ल स्ट्रॉन्ग होता है। अपन एसिड के अंदर बेस मिला देंगे ना, तो वो अम्ल की जो प्रबलता है या प्रबलता है, स्ट्रॉन्गलिटी है या स्ट्रॉन्ग की जो उसकी क्षमता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हम ये लिखते हैं कि यह अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखता है, यह अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य रखता है। ठीक है ना, ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखता है। फिर आगे बात करें, यह भी जल में विलीन होता है। अपन कह रहे थे ना अम्ल जल में विलीन है, तो क्षारक भी जल में विलीन होते हैं। यह जल में विलीन होता है, यह जल में विलीन होता है। बोले देखो, अपन ने गुणों में इसका सामान्य परिचय देखा है कि टेस्ट कैसा है, कड़वा है, छूने पर साबुन जैसा व्यवहार दर्शा रहा है, लाल को नीला कर रहा है। फिर अपन ने बोला कि ये जल में घूमता भी है, अम्ल को उदासीन करने का सामर्थ्य भी रखता है। आगे अपन बात कर रहे हैं इनके उदाहरणों की, कि अपन को सूत्र तो चाहिए ना, अपन को पता तो होना चाहिए कौन सा कहां पाया जा रहा है। तो आपने नाम सुना होगा साबुन का। ठीक है, मैंने कहा साबुन जैसा व्यवहार कर रहा दर्शाते हैं, तो साबुन बनाने में इनका उपयोग होता है। साबुन बनाने में सारक का उपयोग होता है। कौन कौन से सारक लिए जाते हैं साबुन बनाने में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है ना। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है। ठीक है, एक तो आपको पता चल गया कि हमारे सारे कहाँ काम आ रहे हैं, साबुन बनाने में काम आ रहे हैं। आगे अपन बात करें तो आपने नाम सुना होगा MgOH का वोल्ट वाइज। जैसे आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसके भी नाम है, ये याद रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कंपटीशन में सवाल पूछ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, ये नाम से जाना जाता है। ये एक एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड का मतलब पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। यह है एक एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड होता है। अब आप बोलोगे भैया एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड होता है मतलब अपने कभी कभार एसिडिटी हो जाती है तो अपन इनो लेके आते हैं। अपने आमाशय में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कभी कभार उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, खट्टी खट्टी ढकारे आने लग जाती हैं, तो अपन इनो लेके आते हैं ना, इनो। उसके अंदर MgOH का वोल्ट वाइज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, जो एक एंटा एसिड का प्रयोग करता है, उसको है ना उदासीन करने का सामर्थ्य रखता है। तो अपन कहेंगे उपयोग है इसका इनो में, उपयोग है इनका इनो में। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है आपका इनो में। ठीक है ना। ऐसे और भी है हमारे पास उदाहरण, जैसे कि मैं बात करूं CaOH का वोल्ट वाइज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर अपन बात करें NH4OH का वोल्ट वाइज है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आप बात करें एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड है या ट्राई हाइड्रोक्साइड है, ये सारे भी हमारे क्षारक हैं, ये तीन भी हमारे क्षारक हैं। ठीक है, और भी हैं पर अपन ने एक बार डिटेल में इतना ही देख रहे हैं, तो ये आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अम्ल का सामान्य परिचय आपने देख लिया, क्षारक का भी देख लिया, दोनों ही जल में विलीय होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब अपन अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं ना तो अभिक्रिया कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। अपन अभी बात कर रहे थे कि आपके पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो लेते हैं, इनो में क्या होता है? क्षारक होता है MgOH का वोल्ट वाइज, तो हमारे पेट में जाते हैं अम्ल की मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो अपन यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि जब आप अम्ल प्लस क्षारक, जब आप अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, पर जब आप अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लवण प्लस जल बनता है। ये मैं आपके लैब की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। जब आप लैब में जाएंगे और अम्ल के अंदर क्षारक मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? लवण प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को ही अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई आपसे पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ऐसे तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना, आगे जो अपने और वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें अपन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर एक रिएक्शन में यहाँ पर ही समझा देता हूं क्योंकि अपने एसिड बेस वाले में आ गई। तो अपन कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षारक, जब अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाया जाता है, परस्पर मिलाया जाता है तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है। तब लवण प्लस जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण मैंने ऊपर लिख के रखी है कि अम्ल प्लस सारक मिलकर बना रहे हैं लवण प्लस जल। अब इनका एक उदाहरण भी देख लेते हैं या इनकी एक रिएक्शन अपन बना लेते हैं। एसिड में आपने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। अपन इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं, बस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम पूछा जाए ना तब सल्फ्यूरिक एसिड ही कहना। अभी आगे अपन बात भी करेंगे, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देता हूँ NaOH, तो आपके पास क्या बनेगा? आपको पता है मेरे को पानी को निकालना है, तो यहां से तो OH2 निकाल दो, यहां से H को निकाल दो। आपने पढ़ के रखना है कि H2O होता है, कैसे बनता है? H2O में क्या होता है? H2O में दो तो पानी के अणु होते हैं, सॉरी दो तो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है। तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक ऑक्सीजन निकाला, तो आपके पास क्या बन गया? H2O। और Na पढ़ाई है, Cl पढ़ाई है, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक ही तो होता है। आप जो नमक खाते हैं उसमें भी तो सोडियम क्लोराइड होता है। बोले ये अपनी उदासीनीकरण रिएक्शन है, ठीक है ना। अब मैंने तो इसके साथ ही करवा दी, आगे अपन बात करेंगे तो वापस ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें अपन एसिड को बेस के साथ मिलाएं और अपने पास सॉल्ट प्लस वाटर प्राप्त हो जाए, वो अपनी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अपन ने यहाँ पर देखा और थोड़ा सा समझा है। आगे आप बात करें, हम यहाँ पर मैं आ ही चुका हूं, तो एक दो पॉइंट और बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है अम्ल को अपन जल में मिलाते हैं, मिला सकते हैं, और सारक को भी जल में मिला सकते हैं, दोनों ही विधि होती हैं। आगे अपन बात करेंगे, आपने हर बार दो नाम पढ़े होंगे, एक तो होता है तन्नु जिसे आप डाइल्यूट के नाम से जानते हैं, एक आपका होता है शांदर, ठीक है ना। इसके इंग्लिश मेरे को एक बार कंफर्म याद नहीं आ रही है, याद आएगी तब बताऊंगा, ठीक है। तन्नु होता है डाइल्यूट। अब आपके कभी कभार पेपर में ही सवाल आ जाता है कि मैंने तन्नु H2SO4 लिया, तन्नु NaOH लिया, ठीक है ना। कभी कभार सांदर भी आ जाता है, सांदर बहुत एवरेज चांस में आता है, सबसे ज्यादा तन्नु ही आता है। तो अपन इसके बारे में तर्क क्या दे सकते हैं? इसके बारे में हम तर्क ये दे सकते हैं कि यदि इसमें जल की मात्रा अधिक मिला दी जाए, जल की मात्रा अधिक हो जाए, मतलब आप दो चीजों को मिला रहे हो, वो जैसे पानी है, एक नमक है, आपने नमक की तुलना में पानी ज्यादा मिला दिया, ठीक है। चलो आपने नमक लिया 1 चम्मच और पानी मिला दिया कम से कम आपने मैक्सिमम 2 लीटर के लमसम, तो वो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? तन्नु बनेगा। सॉल्यूशन का मतलब विलयन होता है, आपका विलयन क्या बनेगा? तन्नु बनेगा। तो आप कहेंगे जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक होने पर, जल की मात्रा अधिक होने पर तन्नु विलयन प्राप्त होता है। जब आप विलयन के अंदर पानी की मात्रा अधिक मिलाएंगे तो वो तन्नु हो जाएगा, पतला हो जाएगा विलयन। शांदर का मतलब होता है जाटा, ठीक है ना। जैसे आपकी चाशनी होती है तो उसमें पानी की मात्रा कम होती है ना, तो यहां पर अपन कह सकते हैं जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम होने पर, जल की मात्रा कम होने पर शांदर विलयन प्राप्त होता है। जल की मात्रा कम होने पर शांदर विलयन प्राप्त होता है, शांदर विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में लिखवाया है कि कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए, ठीक है। अब आप इसे नोट करें, फिर आगे और बात करते हैं अपन। चलिए फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गई। अब ये अपने वीडियो का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। फिर एक बार वीक एसिड के बारे में भी बात करेंगे, वीक एसिड। फिर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, फिर अपन बात करेंगे वीक बेस। हिंदी में बात करें तो प्रबल सारक कौन सा है, दुर्बल सारक कौन सा है, सॉरी यहां पे भी स्ट्रॉन्ग लिख दिया, यहां पर आएगा वीक एसिड, सॉरी वीक बेस, ठीक है। ये होता है प्रबल एसिड या प्रबल अम्ल। अपन प्रबल अम्ल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखें
प्रबल अम्ल में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका HCl होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। फिर आपसे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4। आपसे कोई पूछे किंग ऑफ एसिड बताओ, अम्लों का राजा बताओ, तो आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड के नाम से इसे जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। ऐसे आपसे प्रबल अम्ल और पूछें तो आप बोल सकते हैं HBr है, HBr है, ठीक है। फिर आगे आपसे और पूछें तो आप कह सकते हैं HBr के बारे में आपके पास और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आते हैं। HBr को आप कहेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। एक बार आप 3 याद करके रखें, आगे अपन और पढ़ेंगे तो आएंगे तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। एक बार 3 सटिस्फेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला। आगे अपन बात कर रहे हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो दुर्बल अम्ल की जब अपन कैटेगरी क्लासिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है दुर्बल एसिड में अपने पास कौन कौन से नाम आ रहे हैं। तो दुर्बल एसिड की जब अपन बात करते हैं तो हमारे पास दुर्बल एसिड में सबसे पहला जो एसिड आता है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये अपन जब IUPAC वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तब आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार अपन याद करते हैं कि कोई आपसे वीक एसिड पूछे तो आप एसिटिक एसिड का नाम वहां पर बताएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इतना आप एक बार इसमें आप एक ही याद रखें, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ ले स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल सारक, ठीक, प्रबल सारक। प्रबल सारक में आपके पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोले अभी पेपर ने पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल सारक होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल सारक होता है, ठीक है। दुर्बल सारक की अपन बात करें, दुर्बल सारक की अपन बात करें तो आपने अभी अभी पढ़ा था NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे सारे अपने दुर्बल बेस हैं, ठीक है। ये 2 मैंने आपको वीक वाले लिखवाए हैं और 2 स्ट्रॉन्ग के लिखा दिए बेस के, और उसके अंदर 3 लिखवाए हैं, ठीक है ना। ये अपने काम आएंगे आगे और इससे ज्यादा काम आएंगे तो मैं वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है। आज क्या बेसिक लेक्चर अपन यहीं पर ही रखते हैं दोस्तों। अब अपन मिलेंगे और किसी वीडियो में, इसका एक और पार्ट आने वाला है, ठीक है ना। ये अपना कंप्लीट नहीं हुआ, अपन बोल सकते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने अम्ल और सारक का सामान्य परिचय देखा है। अब अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अम्ल और सारक पर अनेक अवधारणाएं दी हुई हैं। 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों के बारे में अपन बेसिक लेक्चर 4th में बात करने वाले हैं। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।